गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और आप अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पे जुड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी को मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही होगी। और हम लोग दोस्तों यूपी पीएससी 2021 मीन्स ज्योग्राफी के लिए मेंस आंसर राइटिंग सेशन पे जुड़े हुए हैं। मेंस आंसर राइटिंग सेशन है ये आपका। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस को साझा भी कर दीजिए कि सभी जो है इस क्लास का लाभ उठा सके, है ना। अपने सारे मित्रों के साथ आप क्लास को साझा कीजिए, ठीक है। लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार क्लास का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ कि सभी इसका लाभ उठा सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को। और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आप लोग को उचित लगे। प्रश्न है, ब्लैक कार्बन से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, ब्लैक कार्बन। ठीक है, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने के संबंध में इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों से संबंधित ये प्रश्न है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आरिफ, रेखा, ईशान, स्वागत है आप सभी का, है ना। तो मैंने कहा ये जो प्रश्न है आपके ज्योग्राफी से भी संबंधित है और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी संबंधित है। दोनों विषय से संबंधित है आपसे कि ब्लैक कार्बन क्या होता है। अब इस पे अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि ब्लैक कार्बन के ऊपर, तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको बताना है कि ब्लैक कार्बन क्या है, ठीक है ना। क्योंकि प्रश्न में ही आपसे क्या पूछा था कि ब्लैक कार्बन से आप क्या समझते हैं, तो आप शॉर्ट में जो है वो आप समझाएंगे कि ब्लैक कार्बन क्या होता है, ठीक है ना। इसको लिखते चलिए आप लोग। क्वेश्चंस लिखने के बाद, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या कीजिए कि पॉइंट्स लिखते चलिए, ठीक है, यहाँ से। और फिर उसने पूछा क्या है, ठीक है, तो उसमें आप प्रश्न का दूसरा क्या है कि ग्लेशियर के पिघलने से, तो ग्लेशियर के पिघलने से क्या बनेगा? हिमनद बनेगा। तो हिमनद के पिघलने पर इसके प्रभाव पे जो है वो आपको चर्चा करना है। सॉरी, ग्लेशियर हिंदी में क्या कहेंगे आप? हिमनद कहेंगे, है ना। तो इस पे जो प्रभाव है, प्रीति तिवारी स्वागत है, इस पे जो प्रभाव है इस पर आपको चर्चा करना है, ठीक है ना। तो ब्लैक कार्बन के बारे में जब उत्तर आप देंगे, ठीक है, तो ब्लैक कार्बन क्या है ना। तो जो आपकी गाड़ी आप चलाते हैं, ठीक है, जो भी आप मोटर वाहन चलाते हैं, जैव ईंधन जो आप जलाते हैं, आप दोस्तों एक देखते होंगे आप कालिक, प्रीति, ठीक है ना, स्वागत है। आप क्या देखते होंगे कि घर पे भी आप देखते होंगे जब लकड़ियों को जलाया जाता है, जब कोयले को जलाया जाता है, या कहीं ऐसे स्थान पे जब गाड़ी हो, तो आप देखते होंगे काले काले छोटे छोटे डॉट्स आपको जो है वो नजर आते हैं, ठीक है ना। और उस काले काले डॉट्स को आप देखेंगे कि वाइट अगर आपने कपड़े पहने तो वाइट कपड़े के ऊपर भी आपको वो छोटे 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 ऐसे ऐसे ब्लैक 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 डॉट्स, जिसको कि आप कहते हैं कि कालिख लग गया है ना, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक कार्बन कहते हैं। जागृति गुप्ता स्वागत है। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक कार्बन। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसका ग्लेशियर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो सबसे ज्यादा एल्बिडो कहाँ का होता है? बर्फ का, है ना। सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है? बर्फ का। एल्बिडो का मतलब कि परावर्तन, है ना। तो बर्फ जो है वो व्हाइट है, ठीक है। और सबसे कम एल्बिडो अगर हम बात करेंगे तो जो भी आपकी ब्लैक बॉडी होगी, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कार्बन है, अगर आपके ग्लेशियर्स के ऊपर, हिमनद के ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे? ये सूर्य से आने वाला जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ना, उसको क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कार्बन कहां से है आपके? मोटर वाहन, जैव ईंधन, बायोमास, जीवाश्म से के अधूरे दहन के कारण जो है ये वातावरण में उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक कार्बन के बारे में मैंने बात किया तो मैंने क्या कहा कि ब्लैक कार्बन क्या है? एक अल्पकालिक प्रदूषक है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है ग्रह में, जो पृथ्वी ग्रह है उसमें को गर्म करने में जो है दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अगर हम बात करें तो CO2 के बाद जो है वो पृथ्वी को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें दोस्तों तो अन्य जो भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है ना, उसके उत्सर्जन के विपरीत अगर हम बात करें तो ब्लैक कार्बन जो है वो जल्दी साफ हो जाता है, और अगर उत्सर्जन बंद हो जाता है तो इसे वातावरण से भी क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी सारे आपके जो गैसेस हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन हाउस गैस आपके प्रकृति में बने रहते हैं, लेकिन ब्लैक कार्बन क्या है? क्योंकि ये छोटे छोटे आपके कार्बन के तत्व, आपके पार्ट्स होते हैं, पार्टिकुलर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं
कि जैसे वर्षा हो जाए या जो भी चीज़ आपका वर्षा हो जाए, ठीक है, या नमी ज़्यादा पड़े, तो ये क्या होंगे, नमी के साथ साथ जो है अगर वाटर ड्रॉपलेट्स है तो वाटर के ड्रॉपलेट्स पे चिपक के क्या हो जाएंगे, ये नीचे की तरफ गिर जाएंगे। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो गाड़ियों से ईंधन निकल रहे हैं, जीवाश्म का प्रयोग करना हम बंद कर दें, हम लकड़ी का दहन करना बंद कर दें, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे वातावरण से जो है वो ब्लैक कार्बन जो है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन के विपरीत ये अधिक स्थानीय प्रभाव वाला और एक स्थानीय स्रोत है ना। अब अन्य गैसों के बारे में बात करें, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई भी अन्य मिथेन गैस हो गया, कोई भी अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करें, तो ब्लैक कार्बन जो है वो हर जगह जो है उसकी उपलब्धता जो है वो समान रूप से नहीं होती है ना। आप देखेंगे कि बड़े शहरों में जहां देखेंगे जहां यातायात की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देखेंगे, जहां घर में आप देखेंगे कि लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है ईंधन के रूप में, है ना। या आप देखेंगे कि ऐसे जगह पे जहां आप ईंट भट्ठे देखेंगे या आप थर्मल पावर प्लांट्स देखेंगे, तो इन सारे क्षेत्रों में आप क्या देखेंगे, तो इन सारे क्षेत्रों में क्योंकि वो स्थान विशेष पे आप क्या देखेंगे कि ब्लैक कार्बन की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है ना। तो ये क्या होता है, स्थानिक प्रदूषण है। ठीक है। ब्लैक कार्बन जो है वो क्या है, एक एरोसोल है। ठीक है। तो ये आप उत्तर में ये बात को क्या कर सकते थे, आप मेंशन कर सकते थे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या है, ये क्या है, आपका एरोसोल है। ठीक है ना। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें, तो सामान्य प्रभाव क्या है इसका, तो एरोसोल जैसे ब्राउन कार्बन सल्फेट्स में ब्लैक कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिए हम क्या देख सकते हैं कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मानव जनित जो है वो एजेंट के रूप में मान सकते हैं। और वायु प्रदूषण करने वाले जो भी आपके कारण है, ठीक है ना, उनके प्रतिकूल प्रभाव को समझने के लिए हम प्राथमिक मार्कर के रूप में इसे हम क्या कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आप अपने आंसर में इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। इससे उत्सर्जन के बारे में अगर हम बात करें कि ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन कैसे होता है, तो यह गैस और डीजल इंजन, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र तथा जीवाश्म ईंधन को जलाने से जो है इसका उत्सर्जन होता है। और इसमें पार्टिकुलेट मैटर या पीएम मैटर के बारे में बात करें तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि एक वायु प्रदूषक है। अब ग्लेशियर्स पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव, दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया आंसर का, है ना। सभी को क्लियर हो रहा है ना, हाँ ना कुछ भी बताइए। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि इसका ग्लेशियर पे क्या प्रभाव होगा। तो भैया इसके ग्लेशियर पे क्या होंगे, दो प्रकार से प्रभाव होंगे। ठीक है ना। जिससे क्या होगा, ग्लेशियर में पिघलने की गति जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला क्या, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा एल्बिडो जो है वो पृथ्वी पे अगर कहीं होता है तो कहाँ होता है, जहां हिम है, आइस पे से। ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा परावर्तन वहां देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश की सतह का परावर्तन को क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने लगेगा, तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या करेगा कि हवा के तापमान को क्या करेगा, ठीक है ना, हवा के तापमान को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। हवा के तापमान को क्या करेगा, अब मान लीजिए कि ये गर्म हो जाएगा, तो गर्म हो जाएगा तो इससे सतह से, इसके सतह से जो भी हवा होगी उसका भी तापमान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो कारण क्या है कि काली वस्तु जो होती है वो प्रकाश को अवशोषित करती है और तापमान को बढ़ाने वाले इंफ्रारेड विकिरण को क्या करते हैं, उत्सर्जन करती है। इसलिए उच्च हिमालय में ब्लैक कार्बन की वृद्धि से हम क्या देखेंगे कि हिमालय के ग्लेशियर जो होंगे वो तेजी से पिघलने लगेंगे और तेजी से पिघलने में क्या होगा, योगदान देगा। लंबे समय से उच्च हिमालय की वायुमंडलीय संरचना में परिवर्तन बारिश और हिमपात के पैटर्न को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और जिससे कि हम क्या देखेंगे कि जो भी प्राकृतिक संसाधन और जो भी सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है। आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है। वास्तविक समय के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वास्तविक समय में मौसम स्टेशनों के आंकड़ों के विश्लेषण में हमें उच्च हिमालय में ब्लैक कार्बन सांद्रता और मौसम विविधता के बारे में जानने में इससे मदद मिली है। और यह पाया गया है कि विभिन्न कारकों के कारण गर्मियों के महीने में ब्लैक कार्बन की सांद्रता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब उपाय क्या है, तो उपाय आप क्या लिख सकते हैं कि हिमालय पर रसोई चूल्हे, डीजल इंजन और खुले में जलने से उत्पन्न ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और सबसे अधिक लाभदायक होगा यह विकिरण बल को काफी कम कर सकता है तथा हिमालय ग्लेशियर तंत्र में एक बड़े हिस्से को बनाए रखने में क्या कर सकता है, ये मदद कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाना और ग्लेशियर कर लगाना एक निवारक उपाय हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ क्या किया जाए कि ऐसे जो भी आपके जीवाश्म ईंधन है इसको क्या करें कि जलाने पर इस पर रोक लगाया जाए। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, वस्तुतः 1 डिग्री सेल्सियस के मामूली बदलाव से
हिमालय के ग्लेशियर में बर्फ के आवरण क्षेत्र में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हिमालय के क्षेत्र में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये जो है चिंता का सबब जो बना हुआ है सभी के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, कि इस पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। ठीक है, साथ में हम क्या देख रहे हैं कि वनस्पति और जीवों का जो है इससे क्या होगा, बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में, अगर हिमालय क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो यहाँ के जो भी वनस्पति हैं, जो जीव हैं, वो क्या हैं, कम तापमान वाले क्षेत्रों में रहने वाले वनस्पति और जीव हैं। लेकिन अगर इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें, तो यहाँ का अगर तापमान बढ़ जाएगा, तो यहाँ जो जीव हैं, जो वनस्पति हैं, जो उनका इनका अधिवास है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, खतरे के निशान में आ जाएगा। तो समस्या जो है वो बढ़ जाएगी। इसलिए ब्लैक कार्बन की सांद्रता को कम करने के लिए जो भी कार्रवाई करना है, वो क्या है, एक अनिवार्य कार्रवाई के रूप में किया जाना चाहिए। ऐसे करके आप अपना उत्तर लिख सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसमें आप कहाँ जुड़े हैं, आप जुड़े हैं अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अनअकैडमी का यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी है ये चैनल। और प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो आपको एक्सेस करने को मिलेगा अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अनूप 10 कोड के माध्यम से, और अपनी तैयारी को आप शानदार जानदार कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, बता दीजिएगा। आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ें। है ना, प्रीति, आरिफ, ठीक है, मीन्स की तैयारी अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तो अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की, है ना। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर से इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास का लाभ उठा सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस का लाभ उठा सकते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का आप लाभ उठा सकते हैं। चले, अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ की व्याख्या करते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर उसके प्रभाव को वर्णन कीजिए। है ना, ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर ये प्रश्न पूछा है। पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर ही आपसे प्रश्न पूछा गया है। किस पे प्रश्न पूछा गया दोस्त, कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है। ठीक है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे ये प्रश्न पूछा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, और भारतीय मौसम प्रणाली पर उसके प्रभाव का वर्णन करना। इसका एक स्क्रीनशॉट जो है वो लेकर शेयर कर दीजिए। कोई भी आप लोगों से एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी आप लोगों में से एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़े। चलिए, तो अगर आपसे पहले पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है उत्तर में, कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है उसको क्या करना है, परिभाषित करना। लिखते चलिए आप लोग कॉपी पे, है ना, कि सबसे पहले आपको समझाना है कि भैया पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। ठीक है ना। दूसरा क्या बात करना है आपको, कि भारतीय मौसम प्रणाली पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की चर्चा करना है। तो आंसर को का पहला पार्ट आपको दिख रहा है, और आंसर का दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है ना। दो पार्ट में आपको क्या करना है, आंसर को बांट देना है, पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में आपको आंसर को क्या करना है, बांट कर इसके बाद इस पर उत्तर लिखना है। ठीक है ना, दो पार्ट में क्या करना है आपको, आंसर को बांट कर क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपको बताना है कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक मौसमी घटना है जो पछुआ पवन के ऊपरी वायु परिसंचरण क्षेत्र में विकसित निम्न वायुदाब का क्षेत्र या गर्त है, जो हवा के तापमान, दाब और वायु संचार प्रणाली में परिवर्तन लाकर क्या करती है, वर्षण दशा उत्पन्न करती है। ऐसे आप स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, अब ये आप बताएंगे कि इसका क्या है। तो ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, ये हवाएं जो हैं वो आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में क्या करती है, तीव्र गति से जो है वो बहती है, और ये उप हिमालयी पट्टी के आसपास पूर्व की ओर जो है वो मुड़ जाती है और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक जो है पहुंच जाती है, और इससे गंगा के मैदानी इलाकों में जो है वो हल्की वर्षा, और हिमालयी पट्टी में जो है वो हिम वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब भारतीय मौसम प्रणाली पे आपको पश्चिमी विक्षोभ, पहला पार्ट आपका हो गया। दूसरा पार्ट आप जो है इसको आप क्या लिखोगे,
कि इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भारत के कुल वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें तो कुल वार्षिक वर्षा में 5 से 10% जो है वो उत्तरदायी है, और ये उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा या प्री मानसून सीजन में होने वाली वर्षा के लिए जो है वो आपका कारण है या उत्तरदायी है। ठीक है ना। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आमतौर पे जो है ये बादल वाली रात, उच्च तापमान और असामान्य बारिश से जो है वो आपका क्या है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के बारे में अगर आपसे पूछे, है ना, क्या किया, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि गेहूं के सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है जो भारत की, एक सेकेंड, कुछ उत्तर में कुछ गड़बड़ है, एक सेकंड रुक जाना आप, टाइपिंग एरर है। अमित शर्मा स्वागत है, कुछ एक सेकंड कुछ एरर है उसको मैं देख लेता हूँ। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। ठीक है, वहां तक का आप लोग देख लेना। एक सेकंड कुछ एरर है, क्या एरर है इसको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। तो हाँ, फिर इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का जो है वो मौसम प्रणाली पर। तो दोस्तों जब पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करें तो ये हम क्या कह सकते हैं इसमें, इसमें आप और मेंशन कर सकते हैं उसके उत्तर में कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ से अत्यधिक वर्षा होती है जो फसल क्षति, भूस्खलन, बाढ़ और स्खलन का जो है वो कारण बनती है। ठीक है ना। और रबी के फसलों की वृद्धि में जो है वो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अगर पश्चिमी विक्षोभ अगर आपका कमजोर हो जाएगा तो उत्तर भारत में फसल पैदावार में क्या होगी, कमी होगी और पानी से संबंधित समस्या हमें देखने को मिलती है। यह हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में जो है वो हिमपात के लिए उत्तरदायी, जो भारत के सदाबहार नदियों के सततता और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये आप मेंशन लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं कि शीतकाल में वर्षा कर भौम जल स्तर को क्या करता है कि उसके जल संचरण को ये बढ़ावा देता है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल दशा जो है वो प्रदान करता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ का जो हमें फायदा देखने को मिलता है क्या है, संपूर्ण पर्यावरण पारिस्थितिकी उत्पादकता और पोषण की वृद्धि के लिए क्या है, ये क्या है आपका उत्तरदायी है। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर एक अनुकूल लाभकारी घटना है के रूप में देखा जा सकता है और इसके परिवर्तन के चलते हम क्या देख सकते हैं कि बादल फटने और ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिल सकती है। तो ये आप पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जो है वो क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं अपने उत्तर पे। ठीक है। ये टेस्टिमोनियल है अनअकैडमी के संबंध में, जो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ये आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का फीडबैक है। ठीक है। इसके अलावा विजेता स्कॉलरशिप टेस्ट है दोस्तों, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज है जो कि हर संडे को 10 बजे होता है, जिसमें आप रैंक 1 अगर लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2-3 पे 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4-25 पर 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विजयी भाव यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। 9:30 से 12:30 बजे तक ये है। ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, ड्यूरेशन 3 आवर्स होंगे, जो कि 21 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक जो है चलेंगे। इसका आप लाभ उठाइए। उन्नति के नाम से यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज है जो 1 नवंबर से स्टार्ट है, 30 नवंबर तक चलेंगे, इसका आप लाभ उठाइए। करंट टाइम्स करंट अफेयर्स बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम है, इसका आप लाभ उठाइए। टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश टॉप एजुकेटर, ये सब आपको दिख रहा है, ये सब का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। बैच कोर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो ये लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए ये बैच कोर्स आपको नजर आ रहा होगा, जो कि आपका 10 नवंबर से स्टार्ट है, जिसमें मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस जो है वो दोपहर 2 बजे चल रही है। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए। और अगर आपका प्लस पे सब्सक्रिप्शन नहीं है, अमरिंदर विश्वकर्मा, हाँ अमित, प्लस मेंबर्स के लिए है जो है कुछ अलग है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आप एनरोल कर लीजिए, और नहीं है तो आप ANUP10 ये कोड का प्रयोग करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यूपीपीएससी जो है वो मेन सेंसर राइटिंग सेशन है जीएस पेपर 2 का, इसका लाभ उठा सकते हैं।
एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर से, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ भी मेरी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास है ना, बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस है ही, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें भी जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूपीपीएससी अपर, लोअर, पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आपको जो कोड यूज करना है, कोड क्या है, अनूप 10 का कोड यूज कर सकते हैं। विजयी भाव यूपीपीसीएस मेंस बैचेस है 10 नवंबर, 11 अक्टूबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर, 27 अक्टूबर से आपको चल रहा है, तो ये आपके पास है, तो आप इस बैच का भी लाभ उठा सकते हैं। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर फी स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। 24 महीने का 13,600, 12 महीने 2,350, 6 महीने 7,650, 3 महीने का 4,250 और 1 महीने का 1,700 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10, आपको क्या हो जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा। और 24 महीने का फी 12,240, 12 महीने का फीस 8,415, 6 महीने का फी 6,885, 3 महीने का 3,825 और 1 महीने का 1,530 रुपया हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यूपी बिहार की तैयारी आपकी होगी, जिसमें 6 महीने की फीस 7,960 और 12 महीने की 10,620 होगी। लेकिन फिर वही बात, कोड यूज कीजिए और 10% आप ऑफ लीजिए। सुपर ये बक्स बाउंड्री, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, अभी तो हम ज्योग्राफी का ही बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों के जो मेंस के क्वेश्चंस होंगे, दोनों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिक्स रहेगा ये, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को बड़े ध्यान से आप लोग देखिए। विश्व भर में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले तो आपको उत्तर में क्या समझाना है कि ओशियनिक करंट क्या होता है, महासागरीय धाराएं, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में बताना है कि उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक क्या है। आंसर को आप 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर को आप क्या करेंगे, 2 पार्ट में तोड़ देंगे और 2 पार्ट में तोड़ के आप क्या करेंगे कि इस आंसर को लिखेंगे, है ना। समझ रहे हो सभी लोग, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले आप हल करने के लिए महासागरीय धाराओं को क्या करेंगे, प्रभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत करेंगे और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के जिम्मेदार प्रमुख कारकों के बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप डिफाइन क्या करेंगे कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, व्हाट इज ओशनिक करंट, ठीक है। तो समुद्र के ऊपर निरंतर गति को ही हम क्या कहते हैं, जो समुद्र के अंदर जो है, जो समुद्र का जो जल है उसके अंदर जो निरंतर गति रहता है, जो प्रवाहमान रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं, ठीक है। जो समुद्र की निर्धारित मार्ग और नदियों के प्रकार का जो है वो अनुसरण करती हैं। और समुद्री धाराएं जो है वो 2 प्रणालियों द्वारा जो है संचालित होती हैं। पहली प्रणाली को हम सतही परिसंचरण कहते हैं और दूसरी को हम ऊपरी परिसंचरण से संबंधित होता है, ठीक है ना। जो कि आपका जो दूसरा होता है वो आपका गहरा संचरण होता है, जो गहरे समुद्र तल से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो पहला जो प्रणाली जिसको हम सतही परिसंचरण कहते हैं वो समुद्र की ऊपरी परतों से संबंधित होता है, और दूसरा जिसको हम गहरा संचरण होता है जो कि गहर समुद्र से संबंधित होता है। तो 2 प्रकार के हमें यहाँ परिसंचरण आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब महासागरीय धाराओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो महासागरीय धाराएं जो है वो आपके हवा, तापमान और लवण में अंतर, पानी के द्रव्यमान में घनत्व अंतर, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप या तूफान जैसी घटनाओं के कारण जो है वो उत्पन्न होती हैं, ये आप मेंशन करेंगे। अब क्या क्या, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, तो समुद्र में सतह की धाराएं वैश्विक प्रणालियों के द्वारा जो है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, और इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न जो कोरोलिसिस बल है उसका भी इस पे धाराओं पे क्या होता है, प्रभाव होता है, ये आप मेंशन करते हुए आप चलेंगे, ठीक है। भूमंडलीय पवनों का क्या प्रभाव है, तो धाराओं की सतही परिसंचरण हवा की दिशा से जो है वो निर्धारित होती है, ठीक है ना। सतही हवा के चलने से धाराएं जो है वो क्या होती हैं, लैंड फॉर्म के साथ मिलकर गहरी जल धाराएं बनाते हुए अपवेलिंग धाराओं के उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। घनत्व में जब अंतर होगा तो क्या होगा, ठीक है ना, यानी कि डेंसिटी में जब अंतर होगा तो थर्मोहेलाइन जो है वो परिसंचरण के रूप में जो ज्ञात प्रक्रिया के माध्यम से तापमान और लवणता में अंतर के कारण जो है वो पानी के द्रव्यमान में उत्पन्न घनत्व अंतर के चलते ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। और ये धाराएं जो हैं वो पानी के द्रव्यमान द्वारा जो पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन और उष्मा को क्या कहते हैं, वो गहरे समुद्र में ले जाती हैं। समसामयिक घटनाएं अगर हम बात करें इस समय, तो विशाल तूफान और पानी के नीचे भूकंप जैसी भूगर्भीय घटनाएं जो है वो शक्तिशाली समुद्री धाराओं को क्या करती हैं, गति प्रदान कर सकती हैं। और जब ये उथले पानी और समुद्र तट पर पहुंचती हैं तो अंतर्देशीय जल को बड़े पैमाने पर क्या करती हैं, संचालित करती हैं, ठीक है।
भूकंप पानी के संतृप्त तलछट से नीचे की ओर गति जो है तेज कर सकते हैं, जिससे मजबूत अविल धाराएं जो है वो आपकी उत्पन्न होती हैं। इसको मेंशन करते हुए आप लिख सकते हैं। स्थलाकृति का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो जब धाराएं एक विस्तृत क्षेत्र में संकीर्ण क्षेत्र तक सीमित हो जाती है तो बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं, और समुद्र तल पर जो है रीज प्रणाली में संकीर्ण माध्यम से जो है एक सीवन के आसपास बहने वाली ये जो धाराएं जो है वो जल की तुलना कहीं अधिक क्या होती है, शक्तिशाली होती हैं। ठीक है, और यह जीवों के वितरण, उसके साथ साथ जीवों के अध्ययन करने संबंधी वैज्ञानिक और उनके उपकरणों को भी प्रभावित करती हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं कि महासागरीय धाराएं जो है वो वैश्विक कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य कर सकती हैं, और इस प्रकार से पृथ्वी के कई क्षेत्रों के जलवायु को निर्धारित करने में अपनी प्रमुख भूमिका जो है वो अदा कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, जिसमें हम लोग 3 प्रश्नों पे बात की। आगे क्लासेस में क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा हम बढ़ा देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे चर्चा कर सकते हैं। स्पेशल सेशन चल रहा है दोस्तों आरओ और एआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 11 बजे जो है वो हिस्ट्री का MCQ सेशन है, आप कर सकते हैं। और 5:45 पे जो है वो आज से स्टार्ट हुआ है आपका ज्योग्राफी का सेशन, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार जुड़े हैं तो अनूप 10 का कोड यूज कर लीजिएगा, और फ्री क्लासेस जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन, फीडबैक जरूर दे दीजिए। और अनअकैडमी का ये टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ठीक है, तो रोज रात को 10 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा इस सेशन का लाभ उठाने के लिए, है ना। ठीक है, कोई डाउट, कुछ प्रश्न हो आपके? ठीक है, चलिए तो कल सुबह 9 बजे हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।